जिसके दिल में दर्द न हो, जानवर हैवान है, बेसहारों का सहारा दिल में टूट जा। हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ रेलवे ग्रुप डी के हम लोग और आप हमारे साथ। तो आप लोग क्वेश्चन 1 से 20 तक डेली बाय डेली आप लोगों को दिया जा रहा है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको कंटेंट मिला करे रोज डेली बाय डेली। तो एक बार जुड़िए और एक बार इस चैनल से जुड़कर देखिए, उसके बाद बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन ये है, जब 5 ओम 3 ओम तथा 7 ओम के 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो 5 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या होगा? ये हमको देखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से सभी एग्जाम में पुटअप क्वेश्चन होंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए इस चैनल पर आकर, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन? पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं कहता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है ना? क्या किसमें जोड़ा है? श्रेणी क्रम। किसमें जोड़ा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो हम क्या करेंगे? तुरंत 5 और 3 7 दिया है तो 5 3 8 7 15, यानी टोटल प्रतिरोध जो होगा 15 ओम। कितना होगा? 15 ओम। टोटल प्रतिरोध जो होगा कितना होगा? 15 ओम। यानी कि आर इक्विवेलेंट टोटल प्रतिरोध कितना होगा? 15 ओम। फार्मूला बता दे, किस फार्मूला में लगता है? आर इक्विवेलेंट होता है श्रेणी क्रम का इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी प्रतिरोध रहेंगे तो और जुड़ जाएंगे। आर इक्विवेलेंट होगा 15 ओम हो गया। अब इसके बाद से हमारा 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम पूछता है बार बार। ओम का नियम V बराबर आई आर। V बराबर क्या? आई आर होता है, ये भी याद रखिएगा। V बराबर आई आर, तो हम V बराबर आई आर लिखेंगे। V बराबर आई आर तो बताना V की जगह पर क्या होगा? 12 वोल्ट होगा। कितना होगा? 12 वोल्ट। आई ज्ञात करना है। आई क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आई के जगह पे हम आई ही लिखेंगे और आर के जगह पे 15 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 15। 15 क्या होगा? इधर चला आएगा। 15 क्या होगा? इधर आएगा। तो 12 बटा कितना होगा? 15 होगा। 12 बटा 15, 12 बटा 15, 3 पचे 15 होता है। 3 पचे 15 और 3 चौक 12, यानी कि आई बराबर जो निकला, आई बराबर निकला 4 बटा 5 निकला। अब हमको निकालना है क्या? निकालना 5 ओम प्रतिरोध। 5 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या होगा? 5 ओम के बीच निकालना है। तो 5 ओम के बीच कैसे निकालेंगे? देखिएगा यहाँ पे, तब V बराबर आई आर किसके निकालना है? 5 ओम में निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर। तब V के जगह पर क्या होगा? V के जगह पर हो जाएगा हमारा, V तो ज्ञात करना, सॉरी V क्या करना है? ज्ञात करना है। आई हमारा कितना होगा? आई बराबर 4 बटा 5। क्या होगा? 4 बटा 5 और 5 ओम के बीच निकालना है। 5 ओम के बीच, तब गुणे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। गुणे बाद 5 से 5 क्या होगा? कट जाएगा। V बराबर कितना होगा? 4 वोल्ट होगा। V बराबर कितना होगा? 4 वोल्ट। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन गलती बनाया गया है, यहाँ पे 4 वोल्ट दे रहे हैं। शून्य की जगह क्या दे रहा है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। ऑप्शन कौन सही जाएगा? ऑप्शन मेरा जाएगा 4 वोल्ट। क्या जाएगा? ऑप्शन 4 वोल्ट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही होगा? 4 नंबर सही होगा। कितना सही होगा? 4 नंबर सही होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये मत सोचिए कि ये ऑप्शन है तो सवाल लगाया जा रहा है। ऑप्शन क्या हो, कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन गलती हो जाता है। यहाँ पे सवाल लगाया गया है तो 4 वोल्ट आया। ठीक है, तो उससे मत टेंशन लीजिएगा। और यहाँ पे लगा दिए गए तो यहाँ पे तो 4 वोल्ट आया तो 4 वोल्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रोमीन किस वर्ग के तत्व है? ब्रोमीन जो है किस वर्ग के तत्व है? तो ब्रोमीन 18 के है कि 17 के है कि फर्स्ट के है कि 14 के है? किस 18 17 1 14 के है?
तो पहले हम थोड़ा सा जान लें, यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लें। यहाँ पे 18 के तत्व जो होते हैं, 18 के तत्व कहा जाता है नोबेल गैस। क्या कहता है? नोबेल गैस कहा जाता है। इसे नोबेल गैस कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस कहते हैं या अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? हेलियम होता है, हेलियम, हेलियम, नियान, आर्गन। हेलियम, नियान, आर्गन और भी होते हैं, और भी होते हैं तत्व। ये सब क्या है? ये अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। अब 17 में देख रहे हैं, 17 में कौन कौन से तत्व होते हैं? फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। इसमें जो तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। सबसे ज्यादा विरुद्ध फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व होता है और इसे कहते हैं सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है फ्लोरीन। ठीक है ना? अब इसमें आता है फर्स्ट में। फर्स्ट में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रेडियम, फ्रांसियम, हेलिना के रब से सीजियम भी हुआ। क्या हुआ? सीजियम, सीजियम। हेलिना के रब से फरियाद। ये क्या है? हेलिना के रब से फरियाद ये क्या है? फर्स्ट ए के तत्व है। क्या है? फर्स्ट ए के तत्व। 14 में क्या है? 14 में, 14 में सिलिकॉन। क्या आ जाएंगे? सिलिकॉन आएंगे, कार्बन आएगा, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, कार्बन भी आएगा, सिलिकॉन भी आएगा, जर्मेनियम भी आएगा और आदि आएंगे। ठीक है ना? तो इसमें से पूछ रहा है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन किस में दिख रहा है? 17 में दिख रहा है। तो आपको याद करें ब्रोमीन किस वर्ग के तत्व है? तो ब्रोमीन किस तत्व है? 17 वर्ग के तत्व है। तो आपका ऑप्शन कौन जाएगा? आपका ऑप्शन 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पे चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियशीलता वाला तत्व है। सब निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियशीलता वाला तत्व है, तो इसमें हम बताएंगे। पहले थोड़ा सा हम जान लें कि अभिक्रियशीलता कौन अधिक, कौन सबसे ज्यादा होता है। एक हम लोग बना लें चार्ट। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सॉरी एल्युमिनियम, जिंक, जिंक, फेरिक, फेरिक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक, फेरिक, पीबी, पीबी, हाइड्रोजन, पीबी, हाइड्रोजन लेड कहते हैं। पीबी क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। इसको एच को हाइड्रोजन कहते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरिक है। इसको हम कहेंगे लेड यानी कि सीसा। हाइड्रोजन है, कापर है, इसको क्या कहेंगे? कापर कहेंगे। एच जी, ए जी, ए। अब ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? सबसे अधिक, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व जो है पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, फिर कैल्शियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, ग्रेटर देन का क्या है? ग्रेटर देन का। ठीक है, ध्यान दीजिए, पढ़े क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक, पीबी यानी कि लेड सीसा, एच हाइड्रोजन, कापर, कापर नहीं इसको सी को कापर कहें, कापर, ए जी, एच जी, ए जी, ए यानी कि ए जी चांदी है, ये क्या है? ये एच जी क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी है। ये क्या है? चांदी है। ये क्या है? सोना है। सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला तत्व जो होता है हमारा
Au होता है। कौन सा होता है? सोना, यानी जिसे कहते हैं गोल्ड। क्या कहते हैं? गोल्ड यानी कि सोना। क्या कहते हैं? यानी कि सोना। सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला तत्व होता है, वो होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे ये कि हमारा पोटेशियम सबसे सबसे क्या है? कम अभिक्रियाशीलता, और गोल्ड और सोना जो है ये Au है, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन सही जाएगा? Au। कौन जाएगा? सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला तत्व जो हमारा है यानी कि Au सोना है। क्या है? सोना है। अब ध्यान दीजिएगा, कर उदासीनीकरण। चौथा क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है? मुख्य उत्पाद क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है? तो पहले जान लें। हम अम्ल और क्षार जैसे ही मिलाते हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल पर क्षार मिलाया जाता है, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होता है। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार जब मिलाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होता है। तो इसमें हम देखेंगे अम्ल और क्षार क्या, उदासीनीकरण। तो ये कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रक्रिया मुख्य उत्पाद क्या है? मुख्य उत्पाद क्या है? जल होगा और क्या होगा? नमक होगा। जल होगा और क्या होगा? इसी को तो कहते हैं उदासीनीकरण और अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? तो इसमें क्या होगा? जल और नमक दोनों होगा। ऑप्शन नंबर 12 क्या हो जाएगा? पहला सही होगा। हम थोड़ा अम्ल के बारे में जान लें। अम्ल, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो अम्ल जो 7 से जो कम होते हैं, 7 से कम, 7 से कम को हम क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। 7 से जो कम रहेगा अम्लीय होगा, जो 7 रहेगा। उदासीन कब होता है? उदासीन, उदासीन कब होगा? जब 7 होगा। पीएच मान क्या होगा? जब पीएच वैल्यू 7 होगा। जब पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। और 7 से यानी क्षारीय कब होता है? क्षारीय, क्षारीय कब होता है? 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? वो क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़िए, इसकी वीडियो करके देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। कम से कम आप स्किप करके वीडियो ना देखें, क्योंकि समझ में नहीं आता है, तो लाइन बाय लाइन देखें कि समझ में आप लोग का आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन। धारा की दिशा को बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? ट्रांसफार्मर में, कि डीसी मोटर में, कि डीसी जनरेटर में, कि दूसरा और तीसरा? ये सही होगा। चौथा सही होगा। कौन सही होगा? तो हम थोड़ा जान लें। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर ये जो होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? डीसी मोटर को अगर कभी साइन पूछ दे, डीसी मोटर कहते हैं, डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट। इसका जो साइन बनता है ऐसे बनता है, सॉरी, इसका जो साइन बनता है एकदम सीधा बनता है। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इसका जो साइन बनेगा ऐसे बनेगा। एक एसी करंट होता है, एक एसी करंट, एसी करंट जो होता है वो साइन वेव बनेगा, साइन वेव ऐसे बनेगा। तब कभी कभी पूछता है डीसी का साइन है, एसी का साइन है, तो याद रखिएगा डीसी डायरेक्ट कहीं कट आउट नहीं होता है। डीसी जो एसी जो होता है यहाँ पे कट करके चलता है, एसी का साइन। ठीक है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। अब इसमें क्या होता है? इसमें डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर का काम है, जो कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर जो होता है एसी को डीसी में चेंज कर देता है। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? धारा की दिशा को तो बदलता है, और इसका और भी काम क्या है? एसी को, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी को डीसी में क्या करता है? चेंज करता है। तो ये इसका जो प्रयोग होता है धारा की दिशा को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों सही होगा। ऑप्शन जो दिया है चौथा, दूसरा तथा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ये सही जाएगा।
ये सब ऑप्शन नहीं जाएंगे, ये गलती जो ये गलती। ऑप्शन नंबर दूसरा तथा तीसरा जगह दोनों में प्रयोग होता है, डीसी मोटर में प्रयोग होता है और डीसी जनरेटर में प्रयोग होता है। ये हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा। अब ये संविधान कितने वर्षों में तैयार किया गया था? संविधान कितने वर्षों में तैयार किया गया था? 2 वर्ष 12 महीने 5 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 4 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 1 वर्ष 11 महीने 20 दिन। कितने? तो हम बता दें कि जो ये होता 26 नवंबर 26 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को, 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान किया गया, स्वीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनका जो संविधान जो तैयार करना, जो प्रारूप तैयार करने वाले थे, वो भीमराव, ये पूरे संविधान को बनाने वाले भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कितने दिन लगा? 2 वर्ष 12 महीने 5 दिन नहीं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन, निम्न चित्र में बिंदु P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। P और Q के बीच, P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहले हम जान लेंगे कि हमारा जो होता है श्रेणी क्रम का फार्मूला, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? आर इक्वावेलेंट बराबर होता है आर इक्वावेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट, और समांतर क्रम का फार्मूला होता है समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इक्वावेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला होता है। यदि हम फार्मूला को 2 मिनट होल्ड कर दें, फार्मूला पर न लगा के थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा ऐसे देखें कितना फाट लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से करंट जा रहा है, जैसे ही जाएगा यहाँ पहुंचेगा, यही करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें भी जाएगा, तो ये दोनों श्रेणी में होगा। किसमें होगा? जब करंट समान, इसमें भी वही करंट जा रहा है जो इसमें जा रहा है, तो इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, ये श्रेणी क्रम होगा। तो 5-5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5-5 10, यानी कि 10 ओम होगा। कितना होगा? ये 10 ओम होगा, ये 10 ओम होगा। तो इसका जो अगर बनाएगा तो इसका ऐसे बना देगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना? ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये 10 हो गया, ये 10 ओम, ये 10 ओम हो गया, ऐसे बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना, समांतर क्रम में जब सेम संख्या हो तो उसका आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। 10 10 से क्या हो जाएगा? 5 ओम। कितना हो जाएगा? 5 ओम। तब पी क्यू का जो होगा हमारा समतुल्य प्रतिरोध होगा, कितना होगा? 5 ओम होगा। जिसमें इस यहाँ पे जो 5 ओम दिया है उसको टिक लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? 5 ओम। क्या होगा? सही होगा। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो इसमें एक अश्वशक्ति, पहले P बराबर, हम शक्ति के थोड़ा सा जाने, शक्ति के बारे में जाने। शक्ति बराबर P बराबर पावर बराबर W/T होता है। पावर बराबर P बराबर W/T, यानी कि जूल प्रति, इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड होगा, जूल प्रति सेकेंड। यदि शक्ति का मात्रक देखा जाए तो जूल प्रति सेकेंड होता है, और शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, शक्ति का मात्रक वाट भी होगा, याद रखिएगा। ये वाट छोटे मात्रक के लिए, वाट जो होता है ये छोटे मात्रक के लिए, शक्ति के छोटे मात्रक के लिए होता है। अगर बड़े मात्रक के लिए बात किया जाए तो किलो वाट घंटा कहा जाता है,
इसका मात्रक बड़े मात्रक के लिए किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मेगावाट में मापा जाता है। किसमें? किलोवाट घंटा मापा जाएगा और मेगावाट में मापा जाता है। अब इसी तरह कई फार्मूला इसका है, P बराबर वी आई वी है, P बराबर आई स्क्वायर आर टी भी है, कई फार्मूला P बराबर आई स्क्वायर आर टी भी है। तो इस प्रकार से फार्मूला हमारा कई बनता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? एक अश्व शक्ति की 1 हार्स पावर बराबर 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट होता है। जो ऑप्शन जाएगा उसमें सेवन कितना होगा? 746 वाट। 9 नंबर क्वेश्चन देखा, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी चालक में प्रवाहित धारा किसके द्वारा होता है? धारा की प्रवाह जो होता है, धारा की प्रवाह, किसी चालक में प्रवाहित धारा किसके कारण होता है? प्रवाहित धारा किसके कारण होता है? न्यूट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ये सब। पहले हम जान लें न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कौन किया था? जेम्स चैडविक ने। इसका जो मान होता है उदासीन, क्या होता है? इसका जो होता है न्यूट्रॉन जो होता है एक उदासीन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। श्रेय जाता है रदरफोर्ड, ठीक है। गोल्डस्टीन ने खोज किया था, ये क्या किए थे? रदरफोर्ड ने नाम दिए थे। इसका जो प्रोटॉन का जो मान होता है, जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है, और इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है, मास होता है 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, -27 kg होता है। तो देखिए, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान -1.67 इंटू 10⁻⁻7 kg होता है। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन। कौन? जे थॉम्सन। कौन किया था? जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है, 90। और इसके द्रव्यमान की बात करें 9.11 इंटू 10⁻9 और इसकी मास की बात करें तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब ये सही, अब कह रहे कि प्रवाहित धारा किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही हमारे सर्किट में जो प्रवाहित धारा होती है, यानी कि फ्लो होने वाले करंट जो होते हैं, धारा होते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। किसी लेंस की क्षमता -10 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम हल कर लें, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। तो लेंस की क्षमता जो दिया है -10 डायोप्टर दिया है, -10 दिया है, और 1/f फोकस दूरी पूछ रहा है। तो f को इधर भेज देंगे, भाग में है, इधर जाएगा तो किसमें होगा? गुणा में होगा। ये हमारा गुणा में, इधर जाएगा तो किसमें होगा? भाग में होगा। तो f बराबर हो जाएगा 1/- क्या होगा? 10 होगा। यदि हम भाग देंगे, हम 10 में 1 से भाग देंगे तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम 0 लगा के 0, 10 से कम में कितना होगा? 10 होगा। यानी कि हमारा जो मान निकलेगा -0.1 निकलेगा। इसमें ऑप्शन कौन जा रहा है? फोकस को हम मीटर मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर में। तो मीटर होगा ये। तो 0.1 मीटर। तो कौन ऑप्शन जाएगा? -0.1।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। तो आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल से जुड़िए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को मोटिवेट मिले इस वीडियो से और बेहतर तैयारी कर सकें। तो आप लोग मेरे चैनल को जितना जितना जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी क्या लगे, अच्छा लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले। हम लोग क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक संतुलन समीकरण है। मतलब करें रासायनिक संतुलन समीकरण, बैलेंस इक्वेशन पूछ रहा है। बैलेंस इक्वेशन कौन इसमें है, तो बैलेंस इक्वेशन देखना है कि बैलेंस इक्वेशन कौन हो रहा है। इनमें से पहला ऑप्शन कि दूसरा के तीसरा के चौथा। पहले बैलेंस इक्वेशन के बारे में हम जान लें क्या होता है। देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये होता है, एक होता है, देखिए एक होता है अभिकारक, इसको हम कहते हैं अभिकारक। थोड़ा सा ले ले, तो इसको हम कहते हैं क्या, अभिकारक। ये इतना कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको कहते हैं उत्पाद, क्या कहते हैं, उत्पाद। इसको कहेंगे एलएचएस, क्या कहेंगे, एलएचएस। इसको कहेंगे आरएचएस, क्या कहेंगे, आरएचएस कहेंगे। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा मैनेज आप लोग कीजिएगा। इसको एलएचएस कहेंगे, इसको आरएचएस कहेंगे, ठीक है ना। तो एलएचएस से अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो अभिकारक उत्पाद, यदि उसमें का जो परमाणु होते हैं, परमाणु की संख्या यानी कि एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो जो हमारा ये होता है, यानी कि इसके जो तत्व परमाणु संख्या है और इसके जो परमाणु संख्या है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हमारे क्या होता है, संतुलन हो जाते हैं। जब परमाणु संख्या बराबर नहीं होते, परमाणुओं की संख्या जब बराबर नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है, हमारा असंतुलित होता है। क्या होता है, असंतुलित। जब परमाणुओं की संख्या दोनों एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस के यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो पक्ष होते हैं, ये वाले होते हैं अभिकारक जो होते हैं, इनमें परमाणु की संख्या और तथा आरएचएस के परमाणु की संख्या जब बराबर हो जाए, तो हमारा क्या होता है, इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, इसमें आप लिख दे रहे हैं एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, यानी कि परमाणु की संख्या, किसका, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या क्या हो चाहिए, बराबर होना चाहिए। परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एलएचएस के बराबर आरएचएस जब हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। देखा जाए सोडियम कितना है, एक है। सोडियम कितना है, एक है, सही है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, एक है। क्लोरीन कितना है, एक है, ये भी ठीक है। एजी यानी कि सिल्वर कितना है, चांदी कितना है, एक है, तो चांदी भी क्या है, एक है। NO3 यानी कि नाइट्रोजन कितना है, एक है, नाइट्रोजन भी एक है। और ऑक्सीजन कितना है, तीन है, तो ऑक्सीजन कितना है, तीन है। तो परमाणु की संख्या एकदम सेम दिख रहा है, हमारा पहले ही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए सर अच्छा समझ में आ रहा, नहीं आ रहा फिर भी कमेंट कीजिए सर समझ में नहीं आ रहा, था हम और अच्छे से वीडियो डालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि मेरा वीडियो अच्छा से अच्छा जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे एक प्रेरित मिले और प्रेरित हों और एग्जाम के लिए फुलफिल तैयारी करें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फिर पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम धातु वायु के साथ चलता है तो कौन सा क्रिया, कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन के दोनों होता है कि कोई नहीं। हम बारी बारी से जान लें कौन क्या होता है। हम इसमें जानेंगे कि ये क्या होता है, ये जानेंगे इसके बारे में। भौतिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का साधारण सब समझ सकते हैं क्या होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन जैसे होता है, अगर अगर मान लीजिए बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा, यदि बर्फ के टुकड़ों को यदि हम किसी छोड़ दे किसी तापमान पर, किसी टेम्परेचर न्यूनतम टेम्परेचर पर छोड़ दे, तो बर्फ किसमें बदल जाता है, एक बर्फ जो होता है एक वो जल में बदल जाएगा। क्या होगा, जल में बदल जाएगा। इसी जल को, इसी जल, यही जल, यदि यही जल अगर हम फिर फ्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा, तुरंत ये बर्फ में जम जाएगा। यानी कि बर्फ से जल बन सकता है, जल से फिर बर्फ बन सकता है। यानी कि ये क्या हो सकता है, यानी कि बर्फ से जल बन जाएगा, जल से बर्फ बन जाएगा। तो इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जल से वाष्प,
अगर ये वाष्प में पानी जो है, पानी चाहे जल, जल वाष्प में बन जा रहा है, जल वाष्प में, तो ये जो वाष्प होगा क्या होगा, जल में परिवर्तन हो जाएगा। ये वाष्प जो होगा किसमें हो जाएगा, जल में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण क्या होगा, जल में हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, अगर मान लीजिए दूध से अगर दही बनाना हो, अगर दूध हो, दूध दूध हो, अगर इससे हमको दही बन गया, दही, तो ये बताइएगा क्या दही से दूध बनेगा, दही से दूध नहीं बनेगा, यानी कि फिर ये नहीं दोहरा पाएगा। तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, दूध से दही बन जाएगा, लेकिन अब दही से दूध बनाना हो तो नहीं बनेगा, तो इसे ही कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। मान लोहे पर जंग लगना, लोहे पर, जैसे एक और उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, और लोहे पर जंग लग जाता है तो फिर वो लोहा, लोहा फिर एकदम जिस प्रकार से था उस प्रकार से लोहा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा कारण, मैग्नीशियम वायु के साथ, यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वायु के साथ, वायु के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा, जब अभिक्रिया करेगा यानी कि साथ जलता है तो कौन सा परिवर्तन देता है, तो 2 Mg O2 में क्या करेगा, तो अभिक्रिया करेगा, दोनों से मिलाया जाएगा तो 2 MgO होगा, 2 क्या होगा, MgO होगा, 2 MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम 2 MgO प्लस O2, 2 MgO हो गया। तब मैग्नीशियम धातु वायु के साथ जलता है, जलते तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर और 14 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, निम्नलिखित धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, NaCl, NaSO3, Na2CO3, NH2O, H2SO4। पहले बारी बारी से एक चीज पढ़ ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड, कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं साधारण नमक, क्या कहते हैं, साधारण नमक, क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। NaHCO3, NaHC3 कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं, सोडियम, सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसे कहते हैं खाने का सोडा, क्या कहते हैं, खाने का सोडा, इसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा नाम है, क्या नाम है, बेकिंग सोडा। Na2CO3 कहते हैं, NH2 कहते हैं धावन सोडा, क्या कहते हैं, धावन सोडा, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट नाम है, सोडियम कार्बोनेट नाम है। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम है H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे कहते हैं गंधक का अम्ल, क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो धावन सोडा यही पूछ रहा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन कौन जाएगा, Na2CO3, NH2 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, मथुरा में प्रेम मंदिर है, मथुरा में, मथुरा में प्रेम मंदिर, जहाँ मथुरा स्थित हमारा कहाँ है, यूपी में, कहाँ पे है, यूपी में। मथुरा किसमें है, यूपी में। नई दिल्ली, नई दिल्ली में क्या है, पहले असम में जान लें, असम में कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर कौन सा है, असम में है कामाख्या मंदिर, मथुरा में है प्रेम मंदिर, और नई दिल्ली में, उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। कौन, लिंगराज मंदिर कौन है,
उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। क्या उड़ीसा में क्या है? लिंगराज मंदिर है। और नई दिल्ली में जो है, नई दिल्ली में जो मंदिर है लोटस मंदिर है। लोटस, लोटस, लोटस मंदिर क्या है? लोटस मंदिर। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है। बताइए, एनएससीएल में जा रहा है 1 2 3 3 3 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आप लोगों को 7 क्वेश्चन, कई ठो क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको बहुत बेहतर क्लास मिल रहा है और आप अपने एग्जाम को तैयारी कीजिए। ठीक है, और भी बच्चों से कहिए कि यहाँ पर जुड़िए इस चैनल से, ताकि क्या हो, हम लोग भी मोटिवेट हो इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन ऐसा सेट करके आपको सेट करके ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि सब पे क्या है, एक एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। देखिए कैसे मिल रहा है। देखिए, किशन महाराज, किशन महाराज, आइए किशन महाराज जी, किशन महाराज और जाकिर हुसैन, ये दोनों आदमी क्या थे? तबला से संबंधित है। तबला से किससे संबंधित है? तबला से है। हरि प्रसाद चौरसिया, ये है बांसुरी से। क्या है? बांसुरी से संबंधित है। हमारे जो अमीर खुसरे हैं, ये जो है सितार के जनक माने जाते हैं। क्या मानते हैं? सितार के जनक। ये सितार से संबंधित है। किस संबंधित है? सितार से। ये सितार के जनक है कौन? अमीर खुसरो। अब ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में सितार के जनक कौन है? अमीर खुसरो है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच मान क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? जो अम्ल होते हैं, अम्ल, अम्ल होते हैं, अम्ल, अम्ल नीले पेपर को, नीले पेपर को, नीले पेपर को, नीले 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 लिटमस पेपर को, नीले नीले लिटमस, नीले नीले लिटमस, लिटमस पेपर को, पेपर पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। और ये क्षार क्या करते हैं? क्षार लाल लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीले कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीले कर देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में, स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जो H प्लस आयन देते हैं। क्या कहते हैं? H प्लस आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार जो स्वाद में, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। जो OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। 7 से कम, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन, 7 उदासीन। ठीक है, तो ऑप्शन अब देखिए कौन से हो। कोई विलयन में लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला। क्षारीय, क्षारीय क्या? 7 से अधिक। तो ऑप्शन कौन जाएगा? 7 से अधिक कौन है? ये ऑप्शन जा रहा है। तो ये क्या होगा? 10 इसमें, यानी कि पीएच मान जो होगा 10 होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन क्या है आपका? ये ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातु को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं?
पतले तारों को खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। ठीक है, टिक लगा ले रहे हैं। तन्यता सही है। सुचालक किसे कहते हैं? सुचालक, सुचालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो, जिसमें करंट क्या हो, जिसमें 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 करंट फ्लो, जिसमें करंट फ्लो, जिसमें करंट क्या हो, फ्लो। कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें करंट, जिसमें करंट, जिसमें करंट फ्लो न, जिसमें करंट फ्लो न हो, उसे कहते हैं कुचालक। और जिसमें करंट फ्लो उसे कहते हैं सुचालक। क्या कहते हैं? सुचालक। धातु, धातु तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 4 जाएगा, यानी कि तन्यता। पवित्र नदी किसे कहते हैं? पवित्र नदी, पवित्र नदी किसे कहते हैं? तब पवित्र नदी हम कहते हैं गंगा को। किसे कहते हैं? इसको कहा जाता है पवित्र नदी। क्या कहा जाता है? पवित्र नदी कहा जाता है। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। गोदावरी नदी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। क्या कहता है? वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? पूछता है कि वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 18 हो गया, 19 और 20 लास्ट खत्म। और मेरा क्लास उसी तरह चलता ही रहेगा। 18 और हम लोग 19 और 20 पे चले। ठीक है, हम लोग 18, 19 और 20, 19 और 20, 19 और 20 और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, निम्नलिखित में भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस यानी कि छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान की डालिया। ये है धान की डालिया है, धान की डालिया। जयपुर को कहा जाता है, जयपुर, जयपुर को कहा जाता है भारत का, भारत का पेरिस, भारत का पेरिस। और कहा जाता है गुलाबी शहर। क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। आगरा कहा जाता है पेठा का नगर, पेठा का, पेठा नगर। क्या कहा जाता है? पेठा नगर। मुंबई कहा जाता है भारत का हालीवुड, भारत का हाली, हॉलीवुड, भारत का कहता है हॉलीवुड कहता है। तो ऑप्शन कौन है? जयपुर का भारत का पेरिस गुलाबी शहर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जयपुर क्या होगा? सही होगा। 20वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एंटी मनी क्या है? एंटी मनी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, धातु 1 2 3, जिसकी बाहरी कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहलाते हैं? धातु की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? धातु की श्रेणी। जिसके बाहरी कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो धातु की श्रेणी में आते हैं। जिसकी बाहरी कक्षक में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, त्यागने की क्षमता रखते हैं, त्यागने की क्षमता रखते हैं तो कहलाते हैं धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ग्रहण करने की, ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसे कहते हैं अधातु। उपधातु क्या होते हैं? धातु तथा, धातु तथा अधातु का गुण, धातु तथा अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं उसे कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? धातु और अधातु के दोनों गुण जो पाए जाते हैं उसे कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? निम्नलिखित में एंटीमनी क्या है? एंटीमनी धातु तो है नहीं, अधातु है नहीं, क्या है? उपधातु। उपधातु, इसमें धातु और धातु के गुण दोनों पाए जाते हैं, इसे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 3rd जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रहा हमारा 20 क्वेश्चन। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हमको क्या बने, मोटिवेशन मिले। और आप लोग लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और लोगों के पास पहुँचे हमारा वीडियो से उनको हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। और मैं नेक्स्ट वीडियो साथ आप लोगों के साथ जरूर मैं आने वाला हूँ, और आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं प्रतिदिन आ रहा हूँ 6 बजे आप लोग के साथ। मेरा वीडियो 6 बजे अपलोड हो रहा है, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और देखिए, अपने एग्जाम को हेल्पफुल बनाइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे हम लोग। बाय बाय।